7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात परिवार की लड़ाई में गहलोत के एंट्री की। जी हां, भरतपुर राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा वार पलटवार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। राजा रानी की लड़ाई में पूर्व सीएम का नाम। ये सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। गहलोत साहब ने 2-2.5 साल तक खूब घी छिड़का। गहलोत साहब ने खूब घी छिड़का है। उस 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है। बहुत लगाई आग, कर दिया सब बर्बाद। आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया। तो पूर्व सीएम गहलोत होंगे जिम्मेदार। समाज के ठेकेदार बन गए तो समाज की बात कर कौन रहा है? अपने परिवार की बात करते हैं और वो बात बिल्कुल सत्य है। 2 बार दिल्ली फतेह करने वाली भरतपुर रियासत की अतीत चाहे कितनी भी अनूठी और स्वर्णिम क्यों न हो, लेकिन वर्तमान काफी दागदार साबित हो रहा है। भरतपुर रियासत की आपसी कलह और जंग अब किले की दीवारों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गई है। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। विवाद की जड़ में मोती महल और राजघराने की करोड़ों की प्रॉपर्टी और पूर्व राज परिवार का बेशकीमती स्वर्ण आभूषण और एंटीक आइटम का शाही भंडार है। विवाद की शुरुआत विश्वेंद्र सिंह की ओर से उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल भरतपुर से प्रार्थना पत्र देकर वरिष्ठ नागरिक के रूप में पत्नी और बेटे से भरण पोषण मांगने से हुई, जिसके जवाब में दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने विश्वेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए। पत्नी और बेटे ने जताई लाइफ थ्रेट की आशंका। थ्रेट है क्योंकि हमारे तो फोन पे भी बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आई हैं। हमारे स्टाफ को भी थ्रेटन किया गया है। हमारे साथ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी थ्रेटन किया गया है। एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं? पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। भरतपुर के एक वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो रानी साहब बताएं। हाँ बिल्कुल, गहलोत साहब ने घी छिड़का है। 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने बहुत आग लगाई। जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भरतपुर की विरासत मोती महल में हो रहे सौंदर्यीकरण को पूर्ववर्ती सरकार में रुकवा दिया गया। ऐतिहासिक चीजों की हिफाजत के लिए लगे सुरक्षा गार्ड को वहां से हटा दिया गया। हम लोग तो सही हैं, हम लोग को तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिकल चीजें रखी हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, वो कल के दिन गायब हो गए। इतना बड़ा ही हल्ला हो रहा है विरासत का, उसको कोई नहीं देख रहा है कि वहां पर महल में कोई 1-4 की पहले गार्ड थी, अब तो वहां है नहीं। और महल जो लोकेटेड है वो जंगलात साइड लोकेटेड है, कोई ये तो है नहीं कि बीच शहर में हो। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है कि एक तरफ तो आप लोग उसका हल्ला मचा रहे हो कि इसमें तो सब भरतपुर की विरासत ये वो, तो विरासत की रक्षा करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी दिए गए थे उनको ही आपने विड्रॉ कर लिया। तो फिर पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने मंगलवार को कुम्हेर के पेंगोर गांव के स्थित चामुंडा माता मंदिर में हुई पंचायत को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र है और इसमें पंचायत कोई मायने नहीं रखती। एक बार रीट्रेट कर रहा हूँ कि हम लोग का हाईएस्ट फेथ है in the SDM and the bureaucracy. We have the highest faith in the SDM and in the bureaucracy and in the judicial system. हमको कोई पंचायत वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचायतें भी देखी, मैंने बहुत देखी है। आपसे भी कह रही हूँ और भी लोग यहाँ पर। कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। दीपा जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। और राव राजा रघुराज सिंह जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। सब अपने घर में आराम से बैठे हैं।
तो ये महापंचायत या पंचायत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1947 के पहले के किस्से नहीं कि अब हम लोग मॉडर्न 2024 में है डेमोक्रेसी में, 1924 के सामंतवाद में नहीं है, तो पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का उनकी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनुरुद्ध सिंह से लगभग 3 साल से विवाद चला आ रहा है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हैं, तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है दिव्या सिंह और उनके बेटे अनुरुद्ध प्रेस वार्ता करके मीडिया के जो सामने है वो जायदाद बेचने के साथ साथ जो अन्य मामले हैं उनको सामने रखते हैं, और उनका यही कहना है कि ये जो लड़ाई चल रही है वो पुश्तैनी जायदाद को बचाने की लड़ाई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि भाजपा को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम की गारंटी की बदौलत बीजेपी एक बार फिर से रिकॉर्ड सीटें हासिल करेगी। वहीं 15 दिन पश्चिम बंगाल में गुजारने के बाद जयपुर लौटने के बाद मंत्री गौतम दत्त ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के जंगल राज का इस चुनाव में बदला लेगा। राजस्थान के चुनाव के बाद में दूसरे राज्यों में भी जाने का मौका मिला, और चाहे वो दक्षिण का क्षेत्र हो या पूर्वांचल का क्षेत्र हो, सभी जगह वहाँ के जो प्रवासी बंधु हैं उनमें एक ही आवाज़ ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। और वहाँ के लोकल लोगों को भी मिलने का मौका मिला, तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक जिस तरह से इस देश का विकास किया, इस देश को विकास की गति पर लाने का काम किया, विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के टाइम से ही राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा था। जब वहाँ मेरा जाना हुआ, लोगों से संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो लगा वहाँ पे एक तो तुष्टीकरण की राजनीति बहुत होती है वहाँ पे। बंगाल में जिस तरह से इन 10 सालों में टीएमसी के पहले सोचते थे सीपीएम का शासन खराब है, लेकिन उससे भी बदतर स्थितियाँ इन पिछले ममता बनर्जी के राज में टीएमसी में बंगाल की है। वहाँ के उद्योग सारे नष्ट हो चुके हैं, और जिस तरह से हम हावड़ा में थे तो वहाँ हावड़ा में एक झूठ उद्योग है, लेकिन हम जब देखते हैं वहाँ घूमते तो 50% 60% कारखाने तो लगभग इन 10 सालों में बंद हो चुके हैं। पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, और बंगाल जो है वो नीचे की तरफ जाता है, वो हमें दिख रहा है। भीषण गर्मी के बीच 12 शहर समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही घंटों तक अघोषित बिजली कटौती से सभी लोग परेशान हैं। परेशान लोगों द्वारा स्थानीय विधायक राधे श्याम बैरवा को लगातार शिकायत दी जा रही थी। विधायक को बिजली अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की बात भी कही जा रही थी। ऐसे में आज 12 अटरू विधायक राधे श्याम बैरवा भाजपा नेताओं के साथ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने एसई और अन्य बिजली अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बार बार 12 शहर में और 12 अटरू विधानसभा में जो लाइट की बार बार ट्रिपिंग की जो समस्याएं आ रही है, और बिना सूचना के बार बार लाइट कटना, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। 12 शहर में परसों के रोज़ नाइट में जो लाइट गई तो बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा। आज इसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैंने सभी को दिशा निर्देश दिए ताकि अब दोबारा 12 शहर में पूरी अटरू विधानसभा में लाइट की समस्या नहीं आना चाहिए। और अब बात करेंगे ऐसे खबर की जहां पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मंत्री जी भी मजबूर हैं। देश को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है कि क्या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उदयपुर के आदिवासी इलाके से सामने एक तस्वीर ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में जूता लेकर नाला पार करते हैं ये मंत्री बाबूलाल खराड़ी। तस्वीरें खुद में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तस्वीरें हैं कहां की, तो चलिए वो भी बता ही देते हैं।
तस्वीरें किसी पिछड़े इलाके की नहीं बल्कि उदयपुर की हैं। लेकिन हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी इस आदिवासी इलाके में सड़क की व्यवस्था नहीं है। बुनियादी जरूरतों का कितना अभाव है ये मंत्री जी को शायद समझ आ गया होगा। बताया जा रहा है कि मंत्री जी को अपने किसी परिचित के यहाँ शोक व्यक्त करने जाना था। नया आवास जाने के लिए कोई रोड नहीं है। ऐसे में जूते हाथ में लेकर पैदल ही नाला पार करना पड़ा। ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं। ऐसे में जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं है। खराड़ी खुद इसी इलाके से आते हैं। पहली बार झाड़ौल से कोई मंत्री बना है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है शहरों के रास्ते आदिवासी इलाकों में भी विकास की गंगा पहुंचेगी। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वही झारखंड के जामताड़ा में बैठकर साइबर ठगी करने वाले शातिर ठग अब राजस्थान में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। कई फ्रॉड फोन कॉल्स के जरिए ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले ये शातिर ठग अब राजस्थान के युवकों को मोटे कमीशन का लालच देकर गैंग में शामिल कर उनसे साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। देखिए। झारखंड की जामताड़ा गैंग। इस गैंग का नाम लेते ही लोगों के जहन में एक ही तस्वीर आती है और वो है साइबर ठगी की। और अब ये गैंग राजस्थान में अपना पैर पसार रही है। पिछले दिनों जयपुर में एक महिला से हुई लाखों की ऑनलाइन ठगी के बाद सोडाला थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो पकड़े गए 4 ठगों से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। ना तो उन्होंने कोई ओटीपी बताया, ना ही उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करी। कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो संदिग्ध हैं, तो इस पे प्रकरण दर्ज करके जांच की गई। तो इसमें अनुसंधान में ये सामने आया कि कोई शुभम नाम का व्यक्ति है जो लोकल एरिया में क्रेडिट कार्ड की डिटेल इकट्ठी करता है और वो डिटेल जामताड़ा में बैठे साइबर ठग है उनको वो डिटेल शेयर करता है। हाल ही में इस गैंग में शामिल 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सुरेश ओला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस से बचने के लिए सीकर का रहने वाला सुरेश ओला जैसलमेर में फरारी काट रहा था। शातिर ठग मुकेश ओला ने पूछताछ में बताया कि गैंग में पहले पकड़ा गया शुभम शर्मा उर्फ सन्नी जयपुर, सीकर और अन्य जिलों में भी भोले भाले लोगों को कमीशन में मोटी रकम देने का लालच देकर उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल करता था। गिरफ्तार पहले किए जा चुके हैं। जो ये मुकेश ओला नाम का व्यक्ति है, ये अभी श्रीमान डीसीपी साहब के निर्देशानुसार इस पे इनाम की घोषणा करवाई गई थी और मेरे व थानाधिकारी सुरेंद्र जी के निर्देशन में टीम का गठन किया जाकर इसको गिरफ्तार किया गया। ये एक्चुअली एक बड़ा हम सुनते हैं कि झारखंड में इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अब ये कल्चर, अब ये राजस्थान में भी, शेखावाटी अंचल में भी ये एक्टिविटी होना शुरू हो गई है। देश भर में लोग ऑनलाइन ठगी की घटना से परेशान हैं। ऐसे में राजस्थान में भी बढ़ती ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब तैयार हो जाइए आईपीएल के आज दूसरे सबसे बड़े मुकाबले के लिए। आज एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। एक तरफ बेंगलुरु के चैलेंजर्स हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान के रॉयल्स। आज दोनों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। जो हारा वो बाहर और जो जीता उसे फाइनल में पहुंचने का मौका मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। बादशाहत की जंग एक कदम की दूरी। बेंगलोर या राजस्थान, किसकी मुराद होगी पूरी? असल इम्तिहान की बारी, टक्कर होगी भारी। आज होगा गेंद, बल्ला और सांसों का संग्राम। जी हां, आज सिर्फ गेंद बल्ले की लड़ाई नहीं बल्कि आज सांसों का संग्राम है, क्योंकि आज वो लड़ाई है जिसमें हारे तो फिर सपना चूर चूर होगा, ख्वाबों पर विराम लगेगा,
2 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आज आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में आमने सामने हैं बेंगलुरु के लड़ाके और राजस्थान के शेर। लेकिन क्या ये लड़ाई आसान होने वाली है? क्या आरसीबी आज का मैच जीतकर 26 मई को इतिहास रचेगी? आरसीबी के आंकड़े से समझिए तो वो कम नहीं है और आखिरी बार 2022 में प्लेऑफ के लिए उसने क्वालिफाई किया था। आज आरसीबी के लिए सपने पूरे करने वाला दिन है जो वो पहले कभी नहीं कर पाई, लेकिन आज अगर चूके तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ राजस्थान के आंकड़े तो ऐसे हैं कि उन्हें फाइनल जीतने का हुनर भी पता है और एलिमिनेटर में विपक्षी टीम को हराने का तरीका भी। दोनों के बीच खेले गए मैच के आंकड़े कहते हैं कि कुछ ही आंकड़ों में, लेकिन बेंगलुरु राजस्थान पर भारी रहा है। आरसीबी वर्सेस आरआर में बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले हुए, इनमें से 15 मुकाबले बेंगलुरु ने और 13 में राजस्थान ने जीत हासिल की, लेकिन 3 मैचों का नतीजा ही नहीं निकल पाया, जो कभी भी मैच का पासा पलटने का मादा रखते हैं। हालांकि राजस्थान के बैटिंग पावर हाउस कहे जाने वाले जोस बटलर के इंग्लैंड लौटने के बाद राजस्थान थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन टीम के पास युवा जोश रियान पराग हैं, जिन्होंने 14 मैच में 531 रन बनाए हैं, तो वहीं कप्तान सैमसन ने 14 मैच की 13 पारियों में 504 रन बनाकर ये बता दिया कि आज वो क्या कुछ कर सकते हैं। राजस्थान के पास गेंदबाज के तौर पर यजुवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 13 मैच में 17 विकेट टीम के लिए निकाले हैं। ये तो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन और गेंद से कमाल किया, लेकिन और खिलाड़ी भी हैं जिनका बल्ला जब जब चला राजस्थान के लिए रनों की सुनामी आई, और वो हैं यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर, रोमन पावेल। मतलब कि साफ आज रनों का तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ आरसीबी है, जिसे इस बार उनके फैंस किसी भी हाल में फाइनल की ट्रॉफी उठाते देखना चाहेंगे। अगर कोहली और फाफ का बल्ला चला तो शायद ये मुरादें पूरी हो जाए। इस आईपीएल में कोहली वैसे ही रन बनाए हैं जैसे इन दिनों आसमान से आग की बारिश हो रही है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 14 मैच में 708 रन अपनी टीम के लिए निकाले हैं और इस समय ऑरेंज कैप अपने पास रखी हुई है। वहीं कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 14 मैच में 421 रन बनाए। इनके गेंदबाज ने जो कहर बरपाया, उसी की बदौलत टीम यहां तक पहुंची है। गेंदबाज के तौर पर यश दयाल ने 13 मैच में 15 विकेट चटकाए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 13 मैच में 13 विकेट लिए। ये सारे आंकड़े कह रहे हैं कि आज गेंद और बल्ले के साथ साथ सांसों की लड़ाई है। ऐसे में देखना यह है कि इस लड़ाई में विजेता कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात भयंकर गर्मी की। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। 72 घंटे में गर्मी और बढ़ेंगे, ये अनुमान लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में इजाफा होगा। 50 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होगा। 47 डिग्री रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। सीजन का प्रदेश का अधिकतम तापमान, और खबर यह है परेशान करने वाली कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान में इजाफा होगा। अगले 5 दिनों तक हीट वेव का दौर भी जारी रहेगा। तो जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। हीट वेव की परिस्थिति अधिकतर भागों में बनी हुई है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। अगले 5 दिनों तक हीट वेव का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 23-24 मई तक आप देखेंगे कि उन इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है, यानी कि
23 से 25-26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन के इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। तो इन दिनों देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 44-45 को पार कर चुका है। एसी और कूलर के बावजूद लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन सरहद की हिफाजत में लगे जाबाज अपने जुनून से गर्मी के पसीने छुड़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ज्वाला जज्बात वतन परस्ती ना यूं बयां होगी, कर मुकाम हासिल पहले हिंद सलाम होगी। मां भारती के वो सपूत हैं जिनका जुनून तपते रेगिस्तान में भी कम नहीं होता। आसमान से भले ही आग बरस रही हो, धरती भले ही भट्टी जैसी झुलस रही हो, लेकिन मजाल है कि इनकी हिम्मत का हिमालय टस से मस हो जाए। तस्वीरें बीकानेर की हैं। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान तपती रेत और चिलचिलाती गर्मी में भी राष्ट्र रक्षा का वचन निभा रहे हैं। रेगिस्तान की जिस तपती हुई रेत जहां आम आदमी का पल भर के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, वहां बीएसएफ जवानों के फौलादी हौसले मौसम की मार को ललकार रहे हैं। सरहदी इलाकों में तैनात इन जवानों को सुबह से शाम तक जिस गर्म रेतीले बवंडर की तपिश का सामना करना पड़ता है, उसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। पिछले 24 घंटों में बीकानेर का पारा 47.1 डिग्री रहा है। दिन में ही लोगों को गर्म लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया। वहीं गर्मी के तीखे तेवरों के बीच प्रचंड गर्मी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो देखने वाले को हैरान कर देती है। वायरल फोटो बीकानेर के खाजूवाला से लगती पाक सीमा की बताई जा रही है। वीडियो में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान अनोखे तरीके से गर्मी का जायजा ले रहे हैं। तपती रेत के अंदर कुछ देर के लिए पापड़ रखे और देखते ही देखते वो पापड़ सिक गए। पापड़ों को बीएसएफ के जवानों ने अपनी हथेली पर उठाकर बाकायदा उसके पूरी तरह से सिके हुए भी दिखाया। उस पापड़ को हाथ में लेने के बाद उसका चूरमा बना दिया, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि पापड़ बिल्कुल करारे सिके हैं। बात साफ है, तपती गर्मी में देश के जवानों के हौसले प्रचंड गर्मी से कहीं ज्यादा है। सही भी है, हालात चाहे जैसे हो, हमारे देश का जवान सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद है, क्योंकि प्रत्येक जवान के लिए उसकी मातृभूमि की रक्षा ही उसका पहला और आखिरी कर्तव्य है। बीएसएफ का मूल मंत्र जीवन पर्यंत कर्तव्य ऐसे ही नहीं बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुर्खियां।